oogenesis। oogenesis इसको हिंदी में अंड जनन कहते हैं। अंड जनन ये एक महत्वपूर्ण हेडिंग है बायोलॉजी में, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत। अंड जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत अंडाशय में अंडाणुओं की या अंड कोशिका के निर्माण की क्रिया होती है। तो अंड जनन को समझने के लिए दो और महत्वपूर्ण हेडिंग आपको समझनी पड़ेगी। एक युग्मक आता है, इसको अंग्रेजी में गैमीट कहते हैं, और एक टर्म आती है युग्मक जनन। युग्मक जनन इसको अंग्रेजी में गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस ये दो मुख्य टर्म हैं। तो जीवों में जननिक कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं। यानी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स, इन रिप्रोडक्टिव सेल्स को ही गैमेट कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। गैमेट जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को हिंदी में नर युग्मक और फीमेल गैमेट को हिंदी में मादा युग्मक कहते हैं। मादा युग्मक। तो जो मेल गैमेट होता है ह्यूमन में, वो स्पर्म कहलाता है। उसको स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। और जो मादा युग्मक होता है उसको अंडकोशिका या ओवम कहते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है, गैमेटोजेनेसिस हिंदी में होगा युग्मक जनन। तो युग्मक जनन में दो वर्ड हैं, एक युग्मक है, तो युग्मक का मतलब हो गया अगर ये मेल है, गैमेट है, तो फिर ये हो गया स्पर्म। और अगर ये फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, तो ये हो गया ओवम। जेनेसिस या जनन का मतलब होता है उत्पादन या निर्माण, प्रोडक्शन या फॉर्मेशन। प्रोडक्शन या फॉर्मेशन। ठीक है। तो जीव शरीर में युग्मकों के निर्माण की क्रिया गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। युग्मकों के निर्माण की क्रिया गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। अब कौन सा युग्मक बन रहा है? अगर स्पर्म बन रहा है तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर ओवम बन रहा है तो ये oogenesis कहलाएगी। तो जीवों में युग्मकों के निर्माण की क्रिया युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। अब कौन सा गैमेट है? क्या शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, स्पर्म्स का, या फिर ओवा का निर्माण हो रहा है? तो अगर स्पर्म का निर्माण होता है तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगी, शुक्र जनन। और अगर ओवा का निर्माण हो रहा है तो ये अंड जनन या oogenesis की क्रिया कहलाएगी। तो oogenesis के अंतर्गत ओवा का निर्माण होगा। तो इसका मतलब ये हो गया
कि जीवों में वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत अन्न कोशिका या ओवा का निर्माण होता है oogenesis कहलाती है। जिसके अंतर्गत ओवा का निर्माण होता है वो oogenesis कहलाती है। अब इसमें कई प्रश्न बनते हैं, oogenesis में कई प्रश्न बनते हैं। एक तो oogenesis की परिभाषा क्या होगी, दूसरा oogenesis कहाँ होता है, तीसरा कब होता है, चौथा कब तक होता है, क्या यह हार्मोन द्वारा प्रभावित है कि नहीं, हार्मोन द्वारा प्रभावित है कि नहीं, और यदि हाँ तो उस हार्मोन का नाम क्या है। ये सारे प्रश्न इस oogenesis के अंतर्गत आते हैं। तो oogenesis की परिभाषा सीधी सी बात होगी कि जीवों में अंड कोशिका के निर्माण की क्रिया oogenesis कहलाती है। जीवों में अंड कोशिका यानी ओवा के निर्माण की क्रिया oogenesis कहलाती है। अब ये कहाँ होती है, इसका साइट कहाँ है, तो इसका जवाब होगा यह ओवरी मतलब अंडाशय में होती है, अंडाशय में होती है। इसका प्रारंभ जो है ओवरी की प्राइमोडियल जर्म सेल से होता है, प्राइमोडियल जर्म सेल से होता है। तो अब पूरी परिभाषा में इस बात को भी हम जोड़ सकते हैं कि अंडाशय में अंड कोशिका के निर्माण की क्रिया को, अंडाशय में अंड कोशिका के निर्माण की क्रिया को oogenesis या अंडजनन कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बात उसमें आ गई। अंडजनन की क्रिया ये पिट्यूटरी ग्रंथि, यह क्रिया जो है मास्टर ग्लैंड, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा एक हार्मोन का स्रावण होता है। इस हार्मोन को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, पुटिका प्रेरित हार्मोन। इसके द्वारा ये क्रिया प्रभावित होती है। तो ये हार्मोन द्वारा प्रभावित होने वाली क्रिया हो जाती है। अब रह गया ये कब होता है और कब तक होता है। तो अंडजनन की क्रिया का प्रारंभ जो है ये भ्रूणावस्था से ही हो जाता है। भ्रूणावस्था मतलब एम्ब्रियोनिक फेस से ही इसका प्रारंभ हो जाता है। लेकिन एम्ब्रियो जब हमारा तीसरे मंथ में और चौथे मंथ में होता है, तब तक ये क्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये 5वें मंथ में पहुंचता है तो वहाँ इनहिबिटरी फैक्टर के द्वारा ये स्टॉप हो जाता है। अंडजनन की क्रिया जो है
ये भ्रूणावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, यानी एम्ब्रियोनिक फेस से ही प्रारंभ होती है। तीसरे में 3 महीने के भ्रूण में, चौथे महीने के भ्रूण में ये क्रिया प्रारंभ होती है और तीव्र गति से होती है, लेकिन जैसे 5वां मंथ लगता है इनहिबिटरी फैक्टर के कारण ये रुक जाती है। अब सवाल ये उठता है कि oogenesis की क्या संपूर्ण क्रिया यहाँ चलती रहती है या फिर कौन सी क्रिया oogenesis के अंतर्गत जो है यहाँ भ्रूणावस्था में हो रही है। फिर जब ये स्टॉप हो जाती है, हम इसको आगे लेंगे, जब ये स्टॉप होती है तो फिर ये रीस्टार्ट होती है कब? ये जो है अंडजनन की क्रिया फिर 5वें मंथ में, भ्रूण के 5वें मंथ में तो बंद हो जाती है, पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है, लेकिन फिर रीस्टार्ट होती है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी यौवनावस्था। यौवनावस्था के प्रारंभ पर ये फिर रीस्टार्ट हो जाती है, यानी अंडजनन जो होता है, यानी oogenesis, ये रीस्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और तब कब तक चलती है? इसका अप टू, यानी ये जो है मीनोपास, इसको हिंदी में रजोनिवृत्त कहते हैं। रजोनिवृत्त यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको रजोधर्म हिंदी में कहते हैं, या फिर आर्तव चक्र कहलाता है। आर्तव चक्र मतलब ये करीबन 40 से 45 साल की स्थिति है। आयु जो होगी वो 40 से 45 वर्ष, यानी आमतौर से मादा मानव में 40 से 45 साल की उम्र प्राप्त करने पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये जो आर्तव चक्र होता है, ये बंद हो जाता है। तो आर्तव चक्र बंद होने के बाद oogenesis की क्रिया नहीं हो पाती है, पूरी तरह से oogenesis स्टॉप हो जाता है। स्पर्मोजेनेसिस की क्रिया जो है पूरे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरे लाइफ पर चलेगी। ये अलग बात है कि उम्र बढ़ने पर, यानी एज ज़्यादा होने पर इनका रेट ऑफ फॉर्मेशन घट जाता है, सीमेन की मात्रा घट जाती है, तो वो प्रभावित होता है, लेकिन प्रक्रिया चलती है। लेकिन इस केस में, oogenesis के केस में, जब मेनोपॉज आ जाता है तब फिर oogenesis की क्रिया बंद हो जाती है, उसके बाद oogenesis नहीं हो पाता। तो अब हम ये समझेंगे कि oogenesis की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। oogenesis की प्रक्रिया किस प्रकार चलती है, ठीक है, ये मेन प्रश्न है। हम आगे की अगली स्लाइड में, अगले वीडियो में आपको oogenesis की इस प्रक्रिया डिटेल वर्णन आपको समझाएंगे।